दिल्ली दंगा 2020 जिसमें तकरीबन 53 लोगों की जान चली गई थी। 53 में ज्यादातर मुसलमान हैं। इस दंगे को लेकर एक इंटरनेशनल मानव अधिकार संस्था है एम्नेस्टी इंटरनेशनल, उसके जरिए एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसको लेकर काफी बहस शुरू हो गई है। कल से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को घेरने की कोशिश की जा रही है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो ये संस्था है, इसके जरिए जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें दिल्ली दंगा 2020 के लिए पूरी तरह से दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया है। अभी जुलाई में जिस तरह से एक रिपोर्ट जारी की गई थी दिल्ली के जो माइनॉरिटी कमीशन है उसके जरिए, और उसमें भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया था। क्या क्या पॉइंट्स हैं, कहां कहां पर उन्होंने घेरने की कोशिश की है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 50 चश्मदीद पीड़ितों के से बात करने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और न सिर्फ पीड़ित बल्कि मानव अधिकार कार्यकर्ता, डॉक्टर्स, वकील, पूर्व नौकरशाह, जिसमें खासतौर से पुलिस में जो लोग काम कर चुके हैं, इन सब से बात करने के बाद डिटेल में यह रिपोर्ट बनाई गई है। दंगों के तकरीबन 6 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद यह रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है और इस रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे किए गए हैं, जब आप उनको सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली पुलिस किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अमित शाह के कहने पर किस तरह से इस दंगों में काम कर रही थी, उसका भी खुलासा किया गया है। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जब वो बयान आएगा तो उसके बाद हम उसको भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। जिस तरह से मैंने कई बार कहा है कि आप इसको एक मिशन के तौर पर लीजिए। एक एक व्यक्ति जो भी इस रिपोर्ट को देख रहा है वो कम से कम 5-5 लोगों को शेयर करे, और उन लोगों से भी कहे जो लोग जिनको शेयर कर रहे हैं कि वो आगे भी इसको पहुंचाएं, ताकि जो एक मिशन है सच्ची बात, आवाज दबे कुचलों की पहुंचाने की, उस मकसद में आप हमारा साथी बनिए, हमारा सहयोगी बनिए, और इसलिए इसको आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं रिपोर्ट की तरफ। एम्नेस्टी इंटरनेशनल के जरिए इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली पुलिस दंगा रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। जब दंगा हो रहा था पुलिस तमाशबीन बनी हुई देख रही थी, और न सिर्फ तमाशबीन बनकर देख रही थी बल्कि यहां तक कहा गया है कि कई जगह इस तरह की चीजें सामने आई हैं, ऐसे एविडेंस सामने आए हैं, कुछ लोगों ने बयानात दिए हैं या कुछ प्रूफ भी जो है इनको दिए गए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। दंगाइयों के साथ जो है पत्थर हाथों में लेकर के मुसलमानों को निशाना बनाते हुए नजर आए। दूसरी बात जो कही गई है कि मदद मांगने पर पुलिस ने मदद नहीं की। ये फोन पर नहीं बल्कि जो लोग वहां पर मौजूद थे पुलिसकर्मी, उनके पास पीड़ित पहुंचे कि हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है, हमें घेरा जा रहा है, हमारे घरों को, हमारी दुकानों को जलाया जा रहा है, हमें मारने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर किसी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की। पुलिसकर्मी उनकी इस आवाज पर उनके साथ नहीं पहुंचा। यहां तक कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अस्पताल पहुंचाने की भी कोशिश पीड़ितों को पुलिस ने नहीं की, या जो लोग अस्पताल लेके जाना चाहते थे उन्हें नहीं पहुंचाने दिया गया। आपको याद होगा जब ये पूरा मामला हो रहा था उस वक्त किस तरह से चीख पुकार मच रही थी, और ये बात सामने आई थी किस तरह से कोर्ट का रुख करना पड़ा था, और कोर्ट का रुख करने के बाद जो पीड़ित हैं उनको निकाला गया था, उनको अस्पताल पहुंचाया गया था। 18-18, 20-20 घंटे गंभीर जख्मों के बाद भी अपने घरों में पड़े रहे, गलियों में पड़े रहे, दरवाजों पर पड़े रहे, और उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जिसके अभाव में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। उसके साथ ही पीड़ितों के साथ जब वो इंसाफ के लिए पुलिस के पास पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई,
उनके बयानात को बदला गया, सादिक कागजात पर उनसे बयानात दर्ज किए गए, उनको ये धमकी दी गई कि तुम्हें फंसाया जाएगा, तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। और उसके साथ ही एक बात और सामने आई है, इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जेल के अंदर भी पीड़ितों को पीटा गया और पीड़ितों के ऊपर ही जो है केसेस दर्ज किए गए। जो लोग अपनी रुदाद लेकर के पहुंचे उनमें कई लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किए गए, उनको जेल के पीछे पहुंचाया गया। अभी तक वो जेलों के अंदर अपनी जो है बेगुनाही के बावजूद अभी तक जेलों में वो लोग पड़े हुए हैं, उनकी कोई जमानत नहीं हो रही है। और जेल के अंदर भी पिटाई की व्यवस्था की गई। ये एक बहुत बड़ा आरोप, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम इस रिपोर्ट में लगाया गया है। इसके साथ ही एक बात यह कही गई है कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें की गई, जिसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको सिलसिलेवार बताई हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मानव अधिकार का जो है उल्लंघन बनता है, मानव अधिकार का हनन बनता है। इस केस में उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई जिन्होंने मानव अधिकारों का हनन किया। यानी जो मानव अधिकार हैं कि अगर किसी को चोट लगती है तो उसको अस्पताल पहुंचाना, ये उसका कानूनी हक है। अगर वो अपनी शिकायत लेकर के पुलिस में पहुंचता है तो उसकी एफआईआर दर्ज करना, ये उसका कानूनी हक है। ये सारे हुकूक से उनको दूर रखा गया। और जब इसकी शिकायत की गई, खुद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने जब इसकी शिकायत की, तो एक भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है, इसके जो सीईओ हैं हिंदुस्तान के, भारत के, वो हैं अविनाश कुमार। उन्होंने इन सात चीज़ों का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि कानून को लागू करने वाले खुद जो है दंगाइयों के साथ नजर आए। एक और जो बड़ी बात कही गई है वो ये है कि जब 100 नंबर पर कॉल की जा रही थी तो कोई या तो फोन नहीं उठा रहा था, और अगर फोन उठा भी रहा था तो ये कहा जा रहा था तुम्हें आज़ादी चाहिए, लो आज़ादी। जो नारे आज़ादी के लगाए जा रहे थे, आपको याद होगा सीए प्रोटेस्ट के दौरान। और इस पूरे मामले में जिस तरह से सीए प्रोटेस्ट को दिल्ली दंगों से लिंक किया गया, और सीए प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे, जो सरे सरवा थे, उनको जिस तरह से अभी तक सलाखों के पीछे रखा गया, उनके खिलाफ एनएसए तक लगा दिया गया है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो अभी तक सलाखों के पीछे हैं। खुद खालिद सैफी का जिस तरह से बात आता है, इरशाद जहां का मामला सामने आता है, और बहुत सारे लोग हैं, सफर अजहर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक सलाखों के पीछे रखा गया है। और खालिद सैफी का भी इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है कि खालिद सैफी जब मार्च में कोर्ट की सुनवाई के लिए, हियरिंग के लिए कोर्ट आए थे, तो वो व्हील चेयर पर थे, यानी उनके साथ मारपीट की गई जेल के अंदर। इसके साथ ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो पूरा एपिसोड हुआ था पुलिस के जरिए, जो लाइब्रेरी के अंदर मारपीट की गई थी 15 दिसंबर 2019 को, उसका भी जिक्र किया गया है कि उसमें किस तरह से पुलिस ने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया। उसमें मानवाधिकारों का कहीं ना कहीं हनन है, और इसको इन प्रोटेस्ट को दिल्ली दंगों से जोड़ दिया गया। आपको याद होगा कि 26 फरवरी 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें यह कहा था कि 24 घंटे के अंदर परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और आपको ये भी पता होगा कि जिस ऑर्डर को देने वाले जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया 24 घंटे के अंदर, और उसके बाद ये मामला अधर में लटक गया। इस ऑर्डर के ऊपर ना तो आगे कोई कार्रवाई की गई, और ना इसको लेकर के किसी ने कोई सवाल कोर्ट से किया, और ना ही पुलिस से किया। एक वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, जिस तरह से 5 नौजवानों को लात घूंसों से पीटते हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से जनगण मन उनसे गवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, और उसमें से एक नौजवान की मौत हो गई थी। तो उसकी माँ का इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है कि उसकी माँ ने यह कहा कि 72 घंटे बीत जाने के बावजूद उसके बेटे से मिलने नहीं दिया गया, पुलिस हिरासत में इल्लीगल रखा गया, और उसके बाद उसके बेटे की जख्मों की ताब ना ला करके मौत हो गई। जिस तरह से 53 लोगों को इस दंगे में मौत हुई, जिसमें 99% मुसलमान हैं और बाकी जो है गैर मुस्लिम हैं।
मकानात जलाने की बात जहाँ तक है, दुकानें जलाने की बात है, 100% दुकानें और मकानें सिर्फ मुसलमानों की जलाई गई हैं। प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया गया है, वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है। और उसके बाद दंगों के बाद पुलिस की जो भूमिका थी उसके ऊपर भी सवालात खड़े किए गए हैं कि पुलिस की भूमिका इस दंगों को लेकर एक तरफा थी। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले 8 जुलाई को एक ऑर्डर सुर्खियों में आया था जिसको लेकर हाई कोर्ट ने भी फटकार जरूर लगाई थी, लेकिन आगे कोई गाइडलाइन सरकार के जरिए कोर्ट के जरिए जारी नहीं की गई थी। कोर्ट ने सिर्फ फटकार लगा नहीं जो है उचित समझा था और उसके आगे कोई गाइडलाइंस नहीं दी थी, जिसमें एक जॉइंट सीपी का एक लेटर काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि दंगों की जो लोग जांच कर रहे हैं, जो पुलिसकर्मी, वो हिंदू भावनाएं आहत ना हो इसका ख्याल रखें। तो इस लेटर के ऊपर भी टिप्पणी की गई है कि इस तरह का लेटर, जिस तरह से कोर्ट ने भी कहा था कि इस तरह का लेटर जारी करके जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह का लेटर जारी ना किया जाए भविष्य में। सिर्फ इतना कह करके कोर्ट खामोश हो गया था। आखिर में एक बात जो एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कही है, वो ये कही है कि आइंदा इस तरह की घटनाएं ना हो, मानव अधिकारों का हनन ना हो, तमाम लोगों को इंसाफ मिले, किसी एक मजहब के लोगों को टारगेट ना किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की आफत से निकलने के लिए, इस तरह की आफत से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के नौजवानों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दिलाई जाए ताकि हंगामी हालात में किस तरह से पेश आना है, किस तरह से एक्शन लेना है, उसका पूरी तरह से रोड मैप उनके दिमाग में हो और उसकी तैयारी उनके दिमाग में हो। उसके लिए बाकायदा एक टीम को ट्रेंड किया जाए दिल्ली पुलिस की, ताकि आइंदा अगर इस तरह की कोई अनहोनी होती है तो हालातों से निपटा जा सके। तो ये थे अहम पॉइंट्स जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, और जिस तरह से बार बार दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालात उठ रहे हैं इस रिपोर्ट को लेकर, और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो रही है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं, और जो एफआईआर दर्ज की जा रही है, एक तरफा एफआईआर दर्ज की जा रही है, हजारों लोगों को उठाया गया है इस पूरे मामले में, और जिस तरह से लिंक किया जा रहा है ये प्रोटेस्ट से, इस पूरे एपिसोड को, इस दंगे को, तो उससे दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालात उठना लाजमी है। न सिर्फ सवालात उठना लाजमी है बल्कि पूरी तरह से दिल्ली पुलिस इसमें कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट के रवैये हैं, जिस तरह से हालात चल रहे हैं, तो उसमें लगता है सही है कि इंसाफ मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।